Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. Hello students, welcome to lecture number 2 of Ancient India Cultural. ये जो है ये हमारा सेकेंड पार्ट है ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री and the chapter number is 10. So in the first part we had already studied about the literature of the ancient India. In the second part we are going to complete this chapter and we will study about life of people, somewhat about science, center of education and art and architecture. So students, in the first lecture we studied about Sangam literature, religious literature, in which we studied about the Agam Granthas, which are the Jain religious books, then the Tipitaka, which are the related to Buddhism, and then we studied about Bhagavad Gita. Next we studied about some classical epics and theatre and treatise of grammar. We had a small part remaining, that is narrative literature. We will study it now. So what was exactly narrative literature? In the ancient times, storytelling was used to educate people through entertainment. तो हम कई बार क्या देखते हैं कि स्टोरी टेलिंग जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव वे होता है किसी भी चीज़ को बताने के लिए. ठीक है, तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, अगर कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो टीचर्स मोस्टली क्या करते थे, उस चीज़ को स्टोरी में एक्सप्लेन करते थे, जिससे क्या हो कि और लोगों को वो चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ पाए. तो इसी को कहा जाता था नरेटिव लिटरेचर, किसी भी चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना. सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल. गुणाध्यास बृहत कथा रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड पैशाची इज़ वेल नोन. अब गुणाध्याय जो थे वो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे एंशियंट इंडिया के, और उन्होंने बेसिकली अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बृहत कथा. बृहत कथा, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है अ लॉन्ग स्टोरी. ठीक है, बृहत मतलब लॉन्ग और कथा मतलब स्टोरी. तो बृहत कथा जो बुक थी इसमें इन्होंने क्या बताया था, एक स्टोरी, बहुत ही लंबी जो स्टोरी थी. बेसिकली वो स्टोरी क्या थी कि लॉर्ड जो शिवा होते हैं, यानी जिसे हम शिव भगवान कहते हैं, वो पार्वती माता को, जो कि उनकी वाइफ थी, उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी ऑफ द कर्स. और यही स्टोरी इस बुक में लिखी गई है और जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है. ठीक है, और ये जो बुक थी ये लिखी गई थी पैशाची लैंग्वेज में. दिस लैंग्वेज इज़ अ प्राकृत लैंग्वेज. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राकृत लैंग्वेज. नेक्स्ट इज पंचतंत्र composed by पंडित विष्णु शर्मा is an excellent example of narrative literature. अब जो पंचतंत्र थे बेसिकली ये 5 रूल्स थे जो कि बुद्धिज़्म के लोग अपनाते हैं, और इनको ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था और इसको अलग से लिखा गया था बाय पंडित विष्णु शर्मा, और ये भी एक नरेटिव लिटरेचर है. जो पंचतंत्र था वो बेसिकली बृहत कथा इस बुक से ही उठाया गया था, लेकिन इसको अलग से लिखने का काम किसने किया है, पंडित विष्णु शर्मा ने. तो ये इनकी बुक के रूप में जाना जाता है. दिस टेक्स्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेजेस. और ये जो पंचतंत्र टेक्स्ट है ये भी लगभग रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में ही काम करता है, इसीलिए इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है. सिमिलरली बुद्ध जातका टेल्स आर ऑल्सो वेरी वेल नोन. अब एक बुक है जिनका नाम है जातका टेल्स. ये एक बुक नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स. और इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे दैट वाज गौतम बुद्ध, उनके अलग अलग बर्थ्स के बारे में बताया गया है कि इससे पहले उनका क्या बर्थ हुआ करता था. तो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसमें जो कि स्टोरीज़ के फॉर्म में है, एंड दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस वॉज ऑल अबाउट नरेटिव लिटरेचर एंड इट्स एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हमारा लिटरेचर का जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, कि एंशियंट टाइम में पीपल की लाइफ किस प्रकार हुआ करती थी. सो द लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया शेड्स लाइट ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द टाइम. तो जो भी हमें इंडियन लिटरेचर मिला है एंशियंट टाइम का, उससे हमें लोगों की कॉमन लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है.
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि हमने कोई लिटरेचर पढ़ा उस टाइम का और उसमें कोई लाइन लिखी थी, मान लीजिए जैसे उसमें लिखा था कि उस टाइम के जो राजा थे वो सोने के बर्तन में पानी पिया करते थे, तो हमें इस लाइन से क्या पता चलेगा कि उस टाइम पे सोने के बर्तन हुआ करते थे, राइट। तो ऐसे ही डिफरेंट लाइन से हमें उस टाइम के पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है। Those were prosperous times due to the flourishing internal as well as foreign trade। अब वो जो टाइम्स थे इंडिया के एंशियंट टाइम्स, वो फ्लोरिशिंग इंटरनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड की वजह से बहुत ही प्रॉस्परस टाइम थे, यानी समृद्ध टाइम्स थे वो, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और क्यों इतने वो समृद्ध थे, इतने प्रॉस्परस थे? बिकॉज उस टाइम पे जस्ट ट्रेड की शुरुआत हुई थी, ट्रेड यानी व्यापार, उस टाइम पे जस्ट ये सब शुरू हुआ था, इसीलिए वो जो टाइम थे वो बहुत ही प्रॉस्परस टाइम्स थे। अब इंडिया जो है वो ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस हुआ करता था, है ना। इंडिया सिर्फ इंटरनल ट्रेड ही नहीं किया करता था बस, बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड किया करता था। और ट्रेड में किस चीज़ का ट्रेड हुआ करता था, तो हम सभी को पता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, दैट इज़ मसाले के पदार्थ जो होते हैं उनके लिए बहुत फेमस हुआ करता था। और इंडिया के जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी फेमस हुआ करते थे। There were organizations of traders as well as artisans. These organizations were called as श्रेणीज। So this is the definition of श्रेणीज की श्रेणी किसे कहा जाता था, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते थे ट्रेडर्स के और आर्टिशंस के। We left a line, that is the society was divided into different caste. Yes, तो हमने जब वैदिक टाइम पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो सोसाइटी है वो बेसिकली 4 कास्ट में डिवाइड की जाती थी। दैट वाज ब्राह्मण, के फॉर क्षत्रियास, वी फॉर वैद्य एंड एस फॉर शूद्र। तो इन चारों कास्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था उस टाइम पे। जो ब्राह्मण होते थे उनका दर्जा जो था सबसे ऊपर रखा जाता था। क्षत्रियस वेयर द वन हु वेयर इन्वॉल्व इन फाइटिंग, ठीक है, जो आर्मी के लोग होते थे या जो राजा महाराजा होते थे वो सब क्षत्रियस में आते थे। देन वॉज वैश्य, वैश्य मीन्स जो बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। एंड देन वॉज शूद्र, शूद्र मीन्स जो सर्वेंट्स हुआ करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो इनके अलावा क्या हुआ, इनके इन 4 कास्ट के अलावा उस टाइम पे ट्रेडर्स ने और आर्टिशंस ने मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडर्स मतलब तो जो ट्रेड कर रहे हैं, और आर्टिशंस मतलब जो आर्ट से रिलेटेड हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आते हैं आर्टिशंस में। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाना चालू कर दिया इन्होंने, और उन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता था श्रेणीज। ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय सी एज वेल एज लैंड रूट्स। जो ट्रेड है वो 2 रास्तों से किया जाता था, एक तो सी का पाथ और दूसरा है लैंड का पाथ। मैंने बताया आपको कि इंडिया जो है सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं करता था, मतलब इंडिया के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है ऐसा नहीं होता था। इंटरनल तो होता ही था, बट फॉरेन ट्रेड जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इंडिया में बहुत से फॉरेन के लोग आते थे ट्रेड के लिए, ठीक है। तो वो 2 रास्तों से आया करते थे, एक तो सी रूट यानी समुद्र के रास्ते से, और दूसरा है लैंड रूट, दैट इज़ ज़मीन के रास्ते से। इंडियन गुड्स लाइक फाइन टेक्सटाइल्स, आइवोरी, प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, ब्यूटिफुली मेड अर्दन पॉटरी वेयर इन ग्रेट डिमांड इन द फॉरेन कंट्रीज। अब इंडिया का क्या क्या पॉपुलर था, क्या क्या चीज़ों का इंडिया से ट्रेड किया जाता था, तो दैट वेयर फाइन टेक्सटाइल्स। फाइन टेक्सटाइल्स मीन्स बारीक जो कपड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है फाइन टेक्सटाइल्स। देन इज़ आइवोरी, आइवोरी का मतलब होता है हाथी के दांत, इनका भी ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट इज़ प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स में जो पर्ल्स होते हैं वो सारे आते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था इंडिया से, और इंडिया स्पाइसेस के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। नेक्स्ट ब्यूटीफुली मेड अर्दन पॉटरी, अर्दन पॉटरी मतलब अर्दन मीन्स मिट्टी के और पॉटरी मतलब पॉट्स, तो मिट्टी से बनाए हुए पॉट्स भी बहुत ही फेमस थे, और इन सभी चीज़ों का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट इज द मेन क्रॉप्स वेयर राइस, व्हीट, बार्ली एंड लेंटिल। The diet of the people included food items made with these besides meat, fish, milk, ghee and fruits. अब जो मेन चीज़ें थी
जो मेन क्रॉप्स थे एग्रीकल्चर में जो उगाए जाते थे दैट वेयर राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूँ, बार्ली, ज्वार एंड लेंटिल दैट इज़ मसूर। इनके अलावा लोग अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करते थे, तो मीट, फिश, मिल्क, घी और फ्रूट्स। द पीपल मोस्टली वॉर कॉटन गारमेंट्स थ्रू दो सिल्क एंड वुलन गारमेंट्स वेयर ऑल्सो वॉर्न। तो पीपल मेनली क्या पहनते थे, कॉटन के गारमेंट्स पहनते थे, लेकिन कॉटन के अलावा सिल्क और वुल के गारमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। बट होता क्या था कि ये सिल्क और वुलन गारमेंट्स जो हैं ये उस टाइम पे थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे, इसीलिए कॉमन पीपल ज़्यादातर ये गारमेंट्स नहीं पहना करते थे। बट जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो प्रॉस्परस लोग हुआ करते थे वो सिल्क और वुलन गारमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। देयर क्लॉथ्स रिसेंबल्ड टुडेज धोती, उपराने, मुंडासे, साड़ी एक्सेट्रा। अब उनके जो क्लॉथ्स हैं, हम अभी डेली लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं लोगों के, तो उस टाइम पे वो लोग क्या क्लॉथ्स पहनते थे, तो उसमें आता है धोती। धोती आपको पता है जो नीचे जीन्स जैसा थोड़ा ढीला ढीला होता है, दैट इज़ धोती। नेक्स्ट इज़ उपराने। उपराने इज़ अ टाइप ऑफ धोती। मुंडासे मतलब जो पगड़ी जैसा पहनते थे पहले, उसे मुंडासे कहते हैं। देन इज साड़ी एक्सेट्रा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिचिंग क्लॉथ्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। हमने कुशान डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे तब देखा था कि कुशान डायनेस्टी के टाइम पे ही जो कॉटन है उससे कपड़े बनाने की शुरुआत की गई थी। तो तभी स्टिचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी स्टिचिंग मीन्स कपड़े सीलने का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया में कुशान पीरियड से चला आ रहा था। उसके बाद ही इंडिया में स्टिचिंग शुरू हुई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइफ ऑफ द पीपल इन एंशियंट टाइम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइंस। उसमें भी फर्स्ट है मेडिसिन। इंडियन मेडिकल साइंस इज़ नोन एज आयुर्वेदा। अब इंडिया का जो मेडिकल साइंस है उसे हम कहते हैं आयुर्वेदा। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज जो है आयुर्वेदा में पाया जाता है ना। और आयुर्वेदा इज़ द फेमस ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिकल साइंस। इट हैज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जो आयुर्वेदा है ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है। आप देख सकते हो एंशियंट टाइम से ये चला आ रहा है और आज भी आयुर्वेदा बहुत फेमस है। सो आयुर्वेदा में क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी इलनेस है, जो भी बीमारी है, उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। फिर उसको डायग्नोस कैसे करना है और फिर फाइनली उसका ट्रीटमेंट। ऑल्सो मच थॉट हैज़ बीन गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो इलनेस जब बीमारी हो रही है तो वो होनी ही नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इसके बारे में भी आयुर्वेदा में बताया गया है। नेक्स्ट इज जीवका वॉज अ वेल नोन वैद्य एट द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। जो जीवका थे ये बहुत ही फेमस वैद्य हैं। वैद्य मीन्स डॉक्टर, ओके। तो उस टाइम पे वैद्य कहा जाता था डॉक्टर्स को जो लोगों का इलाज करते थे। उनमें से जीवका जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैद्य हैं और ये बिम्बिसार के टाइम पे हुआ करते थे। बिम्बिसार वॉज अ किंग ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, जो कि मगध पे रूल किया था उन्होंने, और ये मौर्यन एम्पायर के बहुत बाद का टाइम था। द चारका संहिता कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी। अब एक बुक है जिसका नाम है चारका संहिता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले के चैप्टर्स में हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो कि किसने लिखी थी, ऑफकोर्स चारक ने लिखी थी। चारक जो थे ये भी एक फेमस वैद्य थे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे बीमारियां और उसके इलाज के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द फेमस सर्जन सुश्रुता हैड डिस्कस्ड द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड देयर रेमेडीज इन हिज ट्रीटाइज द सुश्रुता संहिता। अब एक फेमस सर्जन थे जो सर्जरी करते हैं, उन्हें सर्जन कहा जाता है, उनका नाम था सुश्रुता। अब इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है सुश्रुता संहिता, और इसमें भी उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स यानी बीमारियां और उनके रेमेडीज़ के बारे में यानी ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट वी विल सी द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस टेक्स्ट is that it discusses the different causes leading to injuries, fractures, their types and the various types of surgeries required for them. अब जो सुश्रुता ने लिखी थी सुश्रुता संहिता, इसमें उन्होंने क्या क्या बताया था, तो बहुत सारे अलग अलग कॉजेस जिससे
जिससे इंजरीज हो रही हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उन पे कौन कौन सी सर्जरीज करनी चाहिए उनको ठीक करने के लिए। फिर ये जो टेक्स्ट था सुश्रुता संहिता का, इसको ट्रांसलेट किया गया था अरेबिक लैंग्वेज में, और अरेबिक लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया किताब-ए-सुसूद। ठीक है, मतलब ऐसा एक बुक जो कि सुश्रुता ने लिखा है। वाघभट्टा ऑल्सो रोट मैनी बुक्स ऑन मेडिकल साइंस। वाघभट्टा जो थे ये फेमस ऑथर थे एंशियंट टाइम के, जिन्होंने मेडिकल साइंस पे एक बुक लिखी थी, और उनकी बुक्स के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदया संहिता। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है वाघभट्टा के। द बौद्ध भिक्खु सिद्ध नागार्जुन इन हिज बुक रसरत्नकार डिस्क्राइब्ड वेरियस केमिकल्स एंड मेटल्स। एक बौद्ध भिक्खु थे, इनका नाम था सिद्ध नागार्जुन। भिक्खु मीन्स जो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, उन्हें कहा जाता है भिक्खु। तो उनका नाम था सिद्ध नागार्जुन, और उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रासरत्नाकार, और उसमें क्या बताया, उसमें डिफरेंट केमिकल्स और मेटल्स के बारे में बताया गया है, जिससे अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिकल साइंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? यू ऑल नो मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स जो हम पढ़ते हैं, एंड एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी हम स्टडी करते हैं वो सब आ जाता है एस्ट्रोनॉमी में। द एंशियंट इंडियंस had studied mathematics and astronomy at great depth. India were the first to use the numbers 1 to 9 and 0. अब जो एंशियंट टाइम के इंडियंस थे उन्होंने बहुत सारी स्टडी की हुई है मैथमेटिक्स के ऊपर और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स पे हमें बहुत सारे मैथमेटिशियंस के नाम पता है, जिसमें से रामानुजन जो है वो बहुत ही फेमस है। और ये आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के, सारे ही एंशियंट टाइम के, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप था मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंडिया जो है हमारा कंट्री, दैट इज़ फर्स्ट टू यूज़ द न्यूमरल्स 1 to 9 एंड 0। तो नंबर्स 1 to 9 और 0, इसका जो इन्वेंशन है वो इंडिया में ही हुआ था। और 0 का इन्वेंशन किसने किया था ये तो सभी जानते हैं, दैट वाज आर्यभट्टा। दे इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल सिस्टम इन विच the value of digit changes according to its place, एकम, दहम, एक्सेट्रा। तो जो डेसिमल सिस्टम है, जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 1.23, तो ये जो पॉइंट लगाते हैं हम नंबर्स में, उसे कहा जाता है डेसिमल सिस्टम। तो इसका इन्वेंशन भी इंडिया में ही हुआ था। और जो हम यूनिट टेंस यूज़ करते हैं ना, जैसे मैंने 10 लिखा तो ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। तो इसका इन्वेंशन भी कहाँ हुआ था? हमारे इंडिया में हुआ था। द साइंटिस्ट आर्यभट्टा wrote the book Aryabhatiya which included many formulae for mathematical operations। अब एक साइंटिस्ट थे आर्यभट्टा जिन्होंने ज़ीरो की खोज भी की थी, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभाटिया। ठीक है, आर्यभट्टा wrote the book आर्यभाटिया। अब इसमें उन्होंने क्या लिखा था? इसमें उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस लिखे थे जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आर्यभट्टा वॉज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर। तो जो आर्यभट्टा थे ये मैथमेटिशियन तो थे ही, साथ में ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब स्पेस से रिलेटेड भी ये काफ़ी जानकारी रखते थे। ही स्टेटेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब आर्यभट्टा ने क्या बताया कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तो हमें भी पता है कि अर्थ जो है ये सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है, बट ये जो हम स्टडी कर रहे हैं दिस इज़ अबाउट एंशियंट टाइम। ठीक है, एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में ऐसा एक थॉट था कि हमारा जो अर्थ है वो पूरे सोलार सिस्टम के मिडल में होता है, और अर्थ के अराउंड में सारे प्लैनेट्स और सन जो है और जो मून है वो सब रिवॉल्व करते हैं। ये पहले थॉट था, बट आर्यभट्टा ने क्या बताया? आर्यभट्टा ने बताया कि अर्थ जो है वो बीच में नहीं होता, बल्कि जो सन है वो बीच में होता है, और सन के अराउंड में अर्थ एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो सो दिस थॉट वाज गिवन बाय आर्यभट्टा। वराहमिहि wrote the famous text Panchasiddhantika in the 6th century AD. This text discusses principles of Indian astronomy along with the principles of astronomy from the Greek, Roman and Egyptian civilization. अब वराहमिहि जो थे ये दिस इज़ द अनदर ऑथर जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था जिसका नाम है पंचसिद्धांतिका, और ये इन्होंने लिखा था 6th century AD में,
और इस टेक्स्ट में क्या बताया गया है, एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं अलग अलग सिविलाइजेशन से उठा के, जैसे कि ग्रीक है, रोमन है, इजिप्टियन, इन सब सिविलाइजेशन से उठा के इन्होंने मिक्स करके अपना एक टेक्स्ट लिखा, दैट इज पंच सिद्धांतिका। विल कम ऑन नेक्स्ट पेज। The text of mathematician Brahmagupta, who lived in the 7th century Common Era, were translated into the Arabic language। अब एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो टेक्स्ट था पंच सिद्धांतिका उसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्नड़। नाउ हु वाज कन्नड़? कन्नड़ वाज एन एंशिएंट इंडियन ऑथर। ठीक है, कन्नड़ रोट द बुक कॉल्ड वैशेषिक दर्शन। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन, और इस बुक में इन्होंने अणु एंड परमाणु के बारे में बताया गया है। व्हाट इज अणु और परमाणु? सो इट मीन्स अ एटम। आप सबको पता होगा एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से बनी होती हैं, और एटम के अंदर हमें ये भी पता है इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कन्नड़ ने बताया था अपने वैशेषिक दर्शन बुक में। अकॉर्डिंग टू कन्नड़, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स। These objects are nothing but a different form of anus. These forms might change but the anu remains unchanged. अब इन्होंने क्या बताया था कि पूरे यूनिवर्स जो है वो बहुत अनगिनत ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, और ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही चीज़ से बने हैं बेसिकली, और उस चीज़ को क्या कहा जाता है? अणु, दैट इज़ एटम। और ये ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म्स तो चेंज होते हैं, मतलब हमें ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के दिखाई तो देते हैं, बट अब हम जब उनको डीप स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सब जो है वो एटम से ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम सेंटर्स ऑफ एजुकेशन की बात करें आज के टाइम में, सो विच आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन? दैट आर स्कूल, कॉलेजेस, है ना। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही कुछ स्कूल कॉलेजेस हुआ करते थे, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता था। आज भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ कॉलेजेस होते हैं। उस टाइम पे डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। दीज वेयर मैनी फेमस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम देयर फॉर स्टडीज़। अब बहुत सारे फेमस सेंटर्स हुआ करते थे एजुकेशन के लिए एंशिएंट इंडिया में, और इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया के जो सेंटर्स हैं वो इतने फेमस हुआ करते थे कि फ़ॉरेन से भी स्टूडेंट्स आते थे इंडिया में स्टडी के लिए। सो फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि व्हाट वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला वॉज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑन द एंशिएंट इंडिया ट्रेड रूट। जो तक्षशिला है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी एंशिएंट इंडिया ट्रेड रूट में। व्हाट इज़ ट्रेड रूट? ट्रेड रूट मीन्स ऐसा रूट जहाँ से ट्रेड किया जाता था इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ का। ठीक है, टुडे इट इज़ इन पाकिस्तान। आज जो है ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे हुआ करती थी वो प्लेस आज पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाउंड देयर सजेस्ट दैट द सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन द 6th century BCE. Jivaka was a contemporary of Gautam Buddha and a famous Vaidya had studied at तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब हमने देखा कि जीवका कौन था। जीवका वॉज अ फेमस वैद्य ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ये जो है ये भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने स्टडी की है। By the 4th century before Common Era, the fame of the university had spread far and wide. अब 4th century तक क्या हो गया? BCE मतलब 4th century बिफोर कॉमन इरा तक क्या हुआ? जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उसका फेम, उसकी प्रसिद्धि बहुत फार तक, बहुत दूर तक फैल गई। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। हालांकि ये कुछ समय के लिए ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। देन ही वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर प्लेस by his guru who was known as Chanakya. The grammarian Panini and the Vaidya Charaka were also students of Takshashila University. अब एक ग्रामरियन थे जिनका नाम था पानिनी। पानिनी ने क्या किया था? संस्कृत में बहुत सी इनकी बुक्स हैं ग्रामर पर बेस्ड, दैट वाज बेस्ड ऑन संस्कृत ग्रामर। और एक वैद्य थे जिनका नाम था चरका। ये जो है ये दोनों ही स्टूडेंट्स हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के।
ये लोग भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। द ग्रीक हिस्टोरियंस हु अकम्पनीड अलेक्जेंडर हैव ऑल्सो गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे जो अलेक्जेंडर के साथ इंडिया में आए थे उसकी आर्मी के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी और उसमें उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। They had stated that such a university did not exist anywhere in the Greece। अब उन्होंने अपनी बुक्स में क्या बताया कि ऐसे इंडिया की जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी ग्रीस में नहीं थी। The famous Chinese Bauddha bhikkhu Fa Hien, who came to India after 400 Common Era, also visited the तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब हमने देखा था कि एक चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था फा हेन, वो इंडिया में आया था और उसने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विजिट की थी इंडिया की, जिसमें से एक थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और उसने अपने ट्रैवलॉग में यानी कि अपनी बुक में इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया है। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता था, जैसे कि वैदिक लिटरेचर हो गया। ठीक है, वैदिक लिटरेचर मीन्स 4 वेद होते हैं, फिर उपनिषद होते हैं, इन सब की स्टडी। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी मीन्स जो भी बुद्धिज्म के रूल्स होते हैं उनकी स्टडी। फिर इकोनॉमिक्स यानी जो भी अर्थव्यवस्था या क्या कहते हैं पैसों से रिलेटेड होता है उसकी स्टडी। फिर लॉजिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज वाराणसी की यूनिवर्सिटी। द रिवर गंगा हैज़ 2 ट्रिब्यूटरीज, वराना एंड असी। अब जो रिवर गंगा है, सो गंगा इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और वी कैन से इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं 2, वराना एंड असी। वैसे तो ये मेजर ट्रिब्यूटरीज नहीं है, बट व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज पहले मैं आपको बता दूँ। अगर ये कोई रिवर है एंड मान लीजिए ये गंगा रिवर है, ठीक है, सो गंगा रिवर में कोई दूसरी रिवर आके मीट कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। सो अब क्या हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो गंगा में आके मीट कर रही है। सो वी कॉल ब्रह्मपुत्र एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, जो भी बाहर से रिवर्स गंगा में आके अपना वाटर ऐड कर रही हैं उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। तो वैसे ही 2 ट्रिब्यूटरीज थी गंगा की, वराना एंड आसी। तो अगर ये गंगा रिवर है और ये है वराना और एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की आसी, तो ये हो गई वराना, ये हो गई आसी। इनके बीच का जो प्लेस था उसी को कहा गया वाराणसी। ठीक है, तो वराना और आसी से वाराणसी का नाम बनाया गया। Isn't it interesting? Yes, of course. Since ancient times, it has had centers which provided education in the areas of Vedic as well as Jain and Buddhist philosophy. अब ये जो यूनिवर्सिटी थी इसमें वैदिक टाइम के बारे में या वैदिक बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती थी, जैन और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से रिलेटेड भी यहाँ पे स्टडी कराई जाती थी। नेक्स्ट इज वल्लभी यूनिवर्सिटी। सो वल्लभी वॉज एन एंशियंट सिटी इन सौराष्ट्र, गुजरात। अब गुजरात में ही एक गुजरात के जस्ट बिलो वाला पार्ट है जिसे कहा जाता है सौराष्ट्र। आपको इंडिया के मैप में दिख रहा होगा रेड कलर शेडेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सौराष्ट्र। फ्रॉम द 5th century to the 8th century Common Era, it was an important center of Jain and Buddhist philosophy। तो 5th century से लेकर तो 8th century तक ये वल्लभी यूनिवर्सिटी जो थी वो जैन और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लिए फेमस थी। मतलब यहाँ पे जैन और बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ाया जाता था। युआन चोंग एंड इट सिंह द चाइनीज बौद्ध भिक्खु हैड विजिटेड वल्लभी। अब जो चाइना से कुछ ट्रैवलर्स आए थे इंडिया को विजिट करने के लिए, तो 2 ट्रैवलर्स यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं, युआन चोंग एंड इट सिंह। इन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी को विजिट की थी और अपने बुक्स में इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। अब द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी कैन बी फाउंड नियर टुडेज पटना सिटी इन बिहार। जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के रिमेनिंग थे कुछ जिसे हम अवशेष कहते हैं हिंदी में, तो वो हमें पटना सिटी के पास में मिले थे। और पटना सिटी कहाँ है? बिहार में। पटना सिटी जो है इसका एंशिएंट नेम था पाटलिपुत्र, ये हमने देखा था।
जो कि मगध का कैपिटल हुआ करता था एक टाइम पे, राइट। एम्परर हर्षवर्धन मेड जेनरस डोनेशंस टू दिस यूनिवर्सिटी। अब जो एम्परर हर्षवर्धन थे, जो कि वर्धन डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट एम्परर थे, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत सारी डोनेशंस दी थी। हमने देखा था कि एम्परर हर्षवर्धन जो थे वो क्या करते थे, एवरी 5 years ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको फिर लोगों में ही बांट दिया करते थे। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ युआन चोंग एंड इट सिंह, नालंदा यूनिवर्सिटी कुड अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसा इन्होंने चाइनीज ट्रैवलर्स ने अपनी बुक्स में बताया गया है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें एक टाइम पे 1000 स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ पढ़ाई किया करते थे। द लाइब्रेरी स्टॉक थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, और यहाँ की जो लाइब्रेरीज थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हुआ करती थी। स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी हैड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन एट द एंट्रेंस गेट। अब ये बड़ा ही फेमस टॉक्स है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि जब भी कोई स्टूडेंट नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आता था तो उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। अब वो एग्ज़ाम कोई रिटर्न एग्ज़ाम तो नहीं होती थी, बट जो गेट कीपर होता था वो क्या करता था, वो उन स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछता था, और वो क्वेश्चंस इतने हार्ड हुआ करते थे कि 10 स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 2 स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस में पास हुआ करते थे और उन्हें ही फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला करती थी। इट्स लाइक अ एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि आज होता है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हमें एक टेस्ट देना पड़ता है, नीट एंड JEE टाइप एग्जाम्स होती हैं कुछ, तो वैसे ही उस टाइम पे भी ऐसे ही ओरल टेस्ट हुआ करती थी। हियर इज़ द सील ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जैसे आपका कोई भी स्कूल होता है, तो अगर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट या कुछ भी स्कूल से चाहिए तो आपके स्कूल का उस पर स्टैम्प लगा हुआ होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी का ये स्टैम्प है, सील है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो व्हाट वाज दिस यूनिवर्सिटी? दिस यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड नियर टुडेज भागलपुर इन बिहार। आज का जो बिहार है, बिहार में एक प्लेस है भागलपुर, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय अ किंग नेम धर्मपाल इन द 8th century कॉमन इरा। 8th century कॉमन इरा में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी, और किसने स्टैब्लिश की थी? तो एक किंग थे जिनका नाम था धर्मपाल। इस यूनिवर्सिटी में 6 विहारास थे, ईच हैविंग इट्स ओन सेपरेट एंट्रेंस। विहारास मीनिंग तो वैसे एक बड़ा हॉल होता है, बट यहाँ पे विहारास का मीनिंग है सेक्शंस की। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसके 6 सेक्शंस थे और हर एक सेक्शन में अपना एक एंट्रेंस गेट था। जैसे आज होता है अगर कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग होती है। एक जगह पे तो हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरे सेक्शन में हो गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरे सेक्शन में हो गई एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो ऐसे सेक्शंस बने होते हैं एक ही कॉलेज के। वैसे ही यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी सेक्शंस बने हुए थे, और कितने थे? 6 सेक्शंस, राइट। नेक्स्ट इज कांची यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी 6th century common era, Kanchi in Tamil Nadu emerged as an important center of education. It was a center for the teaching and learning of Vedic, Jain and Buddhist text. अब जब पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी उसी टाइम पे तमिलनाडु के पास में एक सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करता था, दैट वाज कॉल्ड एज कांची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता था? तो वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जाता था, जैनिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था और बुद्धिज्म के टेक्स्ट के बारे में पढ़ाया जाता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था ये हम पढ़ेंगे अभी। इंडियन आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द मौर्यन एंड द गुप्ता पीरियड। अब जब मौर्यन पीरियड था या जो गुप्ता डायनेस्टी जब एंशिएंट इंडिया में थी तब क्या था? तब आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन मिला। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आर्ट और आर्किटेक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डेवलप हुए। नेक्स्ट द स्टोन पिलर्स इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका एट वेरियस प्लेसेस आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर। जो स्टोन पिलर्स एम्परर अशोका ने बनाए थे वो बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इंडिया के स्कल्पचर के। स्कल्पचर मतलब शिल्पकला, यानी कि पत्थरों से अलग अलग शेप्स बनाना, उसे कहा जाता है स्कल्पचर। और हमने देखा था कि अशोका जो थे उन्होंने स्टोन पिलर्स क्यों बनाए होंगे? आप सोचिए।
तो बुद्धिज़्म के जो भी थॉट्स होते हैं वो ये स्टोन पिलर्स पे लिखते थे और इनको लोगों तक पहुंचाते थे, इसीलिए उन्होंने स्टोन पिलर्स बनाए थे। द स्तूपा एट सांची एंड केव स्कल्पचर्स एट उदयगिरी, खंडगिरी, करला, नासिक, अजंता, एलोरा एक्सेट्रा शो द सेम ट्रेडिशन एडवांस्ड इवन फर्दर। अब यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस पे जो भी स्तूपा बनाए गए हैं, स्तूपा क्या होते हैं? स्तूपा मीन्स बुद्धिज़्म का एक, आप बोल सकते हो, एक मार्क होता है, रिलीजियस मार्क, उसे स्तूपा कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगह पे स्तूपास बनाए गए हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो इमेजेस बनाने वाला आर्ट है, आपने देखा होगा कई पुरानी गुफाओं में, केव्स में पेंटिंग्स बनाई होती हैं और वो ह्यूमंस के ही इमेजेस बनाए होते हैं। तो वो जो आर्ट है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही डेवलप हुआ था। टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ चालुक्य एंड पल्लवा डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। टेम्पल की दीवारों पे जो आर्किटेक्चर होता है वो करना भी चालुक्य एंड पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे शुरू हुआ था और सबसे पहले ये साउथ इंडिया में शुरू हुआ था। द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर अ टेस्टिमनी टू दिस आर्किटेक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, उसका एक बहुत ही फेमस टेस्टिमनी यानी प्रूफ है महाबलीपुरम का टेम्पल। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, इसकी दीवारों पे हमें दिखाई देता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ टाइटिस इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पल्लवा। जब पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी तब ब्रॉन्ज से इमेजेस बनाई जाती थी जो कि बहुत ही फेमस थी। आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली इज एविडेंस ऑफ द एडवांस नॉलेज ऑफ मेटलर्जी ऑफ द एंशियंट इंडियंस। जो आयरन के पिलर्स बनाए गए हैं दिल्ली में, ये भी अशोका, एम्परर अशोका ने बनाए थे, ठीक है, उनके टाइम पे। तो ये भी बहुत ही मेटलर्जी के अच्छे एग्जाम्पल्स है। दस इट इज़ क्लियर दैट एंशियंट इंडिया कल्चर वॉज वेरी प्रॉस्परस एंड एडवांस। तो इससे हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही प्रॉस्परस था, एडवांस था। In the next chapter, we will study India's contact with other civilizations and its far-reaching impact. next lecture में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे दूसरी civilizations के बारे में जो कि इंडिया में थी और उसका दूसरे कंट्रीज में क्या इफेक्ट हुआ। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं। द फर्स्ट इमेज इज स्तूपा एट सांची। हमने देखा बुद्धिज्म के जो मार्क होते हैं उन्हें स्तूपा कहते हैं। ये सांची का एक स्तूपा आपको दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट इमेज इज द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज। हमने देखा कि ब्रॉन्ज से इमेजेस बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। नटराज का यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिख रहा है, तो ये मूर्ति जो है ये बहुत ही फेमस है। नटराज कौन थे? नटराज जो है उन्हें बेसिकली डांस का देवता माना जाता है, नृत्य का देवता, और द गॉड ऑफ डांस। हियर इज द आयरन पिलर एट मेहरौली। मेहरौली जो कि दिल्ली में है अशोका का आयरन पिलर है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फेमस। इसमें चारों तरफ अशोका के बहुत सारे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस चैप्टर. We will meet in the next chapter. Till then, keep on studying and bye bye. Mosca, Mickey.